जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नवाबी और गोरखपुर में विराजित गोरख धाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश से पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज का जो ये सेशन होगा आपका, इसमें हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा जिसकी वजह से आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, आंसर समझ में ना आए या टॉपिक आपको कराया जाए वो समझ में ना आए। बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कराई जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को पैनिक मत होना, है ना, कि भाई क्वेश्चंस जो हैं या क्लासेस जो हमारी हैं लाइव नहीं है, हमको कम समझ में आया, ऐसा आपके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना है और समझते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है कि हाल ही में भारत नेट परियोजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की है। भारत नेट ये जो परियोजना है, ठीक है ना, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि इस परियोजना के तहत अभी जो हमारा केंद्र सरकार है, ये हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने कितने रुपए आवंटित किए हैं। रिसेंटली अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन अप्रूवल ऑफ हाउ मैनी रुपीज। तो ध्यान रखना, इसमें जो अभी हमारी भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसों का अप्रूवल दिया गया, ये 1.39 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने अप्रूवल दिया। अब ये भारत नेट परियोजना है क्या, अगर आपसे कभी कोई पूछता है या आप किसी को बताते हो तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे। ध्यान रखिएगा, ये भारत नेट परियोजना है जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, इनको नेट या इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना, वो भी फाइबर कनेक्टिविटी से इनको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। हमारे पूरे भारत में ये योजना चल रही है। पूरे भारत की जो ग्राम पंचायतें हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायतों की, ठीक है ना, ग्राम पंचायतों की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, ठीक है ना, किससे, इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, वो भी फाइबर के साथ, विद फाइबर नेट के साथ से जोड़ने के लिए अभी हमारी जो केंद्र सरकार है, इन्होंने 1.39 लाख करोड़ ये योजना वहां पर इन्होंने लागू की है। एक भारत माला प्रोजेक्ट है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। भारत माला प्रोजेक्ट अलग है, ये भारत नेट परियोजना है, ठीक है ना। भारत नेट परियोजना, तो ये किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और इसमें अभी 1.39 लाख करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिएगा भाई, ठीक है, तो ये लगभग 3 साल में इसमें 6.40 यानी कि 6.40 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं उनको यहां पर जोड़ा जाएगा।
ठीक है ना, कितनी 6.4 लाख जो पंचायतें हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलिएगा, हाल ही में हुन मानेट किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? रिसेंटली हुन मानेट हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रधानमंत्री चुने गए, आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है या फिर भूटान है। ठीक है ना, भूटान है। ध्यान रखिएगा, ये कंबोडिया के क्या चुने गए हैं? प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है हुन मानेट। हुन मानेट। और इनका जो चुनाव किया गया, यहाँ के जो राजा हैं जिनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी, इन राजा, यहाँ के जो कंबोडिया के राजा हैं इनका नाम है क्या? नोरोडोम सिहामोनी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनको नियुक्त किया है। बात यहाँ तक समझ में आई या नहीं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ के जो राजा हैं जिनका नाम है नोरोडोम सिहामोनी, इन्होंने अभी मानेट को क्या किया है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया है। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। किसका? दक्षिण पूर्वी एशिया का ये एक देश है, ध्यान रखेंगे। इसकी जो राजधानी है ये नेम पन्हे है। क्या है? नोम पन्हे या नेम पन्हे इसको कहा जाता है। इसकी जो मुद्रा है ये कंबोडियाई रील है। ठीक है, इसकी जो भाषा है ये खेर है। ठीक है ना, मैंने आपको सारी चीज़ें इनके बारे में बता दी। यहाँ के राजा कौन हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पीएम के बारे में हमने चर्चा कर ली। यहाँ की जो मुद्रा है ये क्या है, यहाँ की जो राजधानी है ये क्या है, यहाँ की जो भाषा है ये क्या है। ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों को क्या कर चुके हैं? इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद किसने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया? हु हैज इम्प्लीमेंटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आफ्टर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? यानी कि आपने सुना होगा, पढ़ा भी है आपने कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद स्कीम को लागू किया गया। अब ये स्कीम जो है ये क्या कहती है? ये स्कीम ये कहती है उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं यानी कि 75 जिले हैं, वहाँ से हम एक उत्पाद को क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस उत्पाद को लिया जा सके, उसको जो निर्यात किया जा सके। ठीक है ना, तो उसके लिए अभी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई थी। उसी की तर्ज पर ये जो स्कीम चलाई गई ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाई गई है। किसके? गुजरात सरकार के द्वारा ये वन डिस्ट्रिक्ट, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे जिले हैं, मेरठ जिला स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, आपका जो मुरादाबाद है पीतल के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका आगरा जो है पेठे के लिए प्रसिद्ध है और फुटवेयर के लिए प्रसिद्ध है। तो इनके जो उत्पाद हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, ठीक है ना, एक जिले का एक ऐसा उत्पाद जो कि काफ़ी यूनिक है या उसमें उस जिले को महारत हासिल है या वो जिला उसमें काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ऐसे उत्पादों को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने की एक पहल है। इसी को एक जिला एक उत्पाद कहा जाता है। यहाँ तक चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी क्लियर हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें 21 जिले, जो 21 जिलों के 25 से अधिक हस्तशिल्प उत्पादों को, कितने? 25 से अधिक जो हस्तशिल्प उत्पाद है जिनको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट इनको कहा जाता है। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, इनको हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो ये हैंडीक्राफ्ट हैं कितने? 25 से प्लस हैं। कितने जिलों के? 21 जिलों के। तो ध्यान रखिएगा 21 जिलों के 25 उत्पादों को यहाँ पर चयन किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को लेकर। ठीक है ना, यहाँ की जो सरकार है ये आपको ध्यान रखना है, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये सेकेंड टाइम यहाँ पर क्या बने हैं?
भूपेंद्र भाई पटेल सेकेंड टाइम यहाँ पर सीएम बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जो राजधानी है ये आपको ध्यान रखना है, गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, यूपी के बाद किसका नंबर आया? यूपी के बाद नंबर आया आपका गुजरात का। हाल ही में किस देश ने HAL द्वारा निर्मित डैनियर विमान खरीदने की घोषणा की है? मैं आपको बता दूं, HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लिखेंगे, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो इसके द्वारा निर्मित जो डैनियर विमान है, इसको एक देश ने खरीदने की घोषणा की है। इस देश का नाम है गुयाना। इस देश का क्या नाम है? गुयाना, ठीक है ना। तो ये गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। किसका? ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली ये भारत में प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि हुआ करते थे, ठीक है ना। हुआ करते थे मतलब इन द सेंस ये है कि 2023 में जो हमने प्रवासी दिवस मनाया उसके जो मुख्य अतिथि हुए ये मोहम्मद इरफान अली हुए, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो गुयाना ने ये अपना सुझाव दिया है, ठीक है ना, या कह सकते हैं इच्छा जाहिर की गई है गुयाना के द्वारा कि हम भारत का जो ये डैनियर विमान है, जिसको वहाँ की एक स्वदेशी कंपनी है जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है, उसको हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन या जॉर्ज टाउन जिसको हम कहते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं मार्क फिलिप्स। कौन है? मार्क फिलिप्स हैं। और राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ये राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। जो भारत में प्रवासी दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में मनाया गया था। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी दिवस। तो यहाँ पर ये चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि हुआ करते थे। मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे 2023 वाले प्रवासी दिवस में, 2023 वाले प्रवासी दिवस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी टेस्ला का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? टेस्ला का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किया गया, ये किसे किया गया? ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, जिनका नाम है, ये है जाचरी किरकोण, एलन मस्क हैं, वैभव तनेजा हैं, या फिर ये रितु काल्ला हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप इसको टिक लगाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अभी टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी ये एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की है। लेकिन इसमें भारतीय व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैभव तनेजा। कौन है? वैभव तनेजा। इनको क्या बनाया गया है? इनको CEO बनाया गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया है एलन मस्क ने या टेस्ला कंपनी ने, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा जो एलन मस्क हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो ट्विटर है, ट्विटर का जो लोगो था उसको चेंज कर दिया। अब ट्विटर का लोगो जो है वर्तमान में अगर देखा जाए वो X है। जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना, तो उनमें से जो X है उसको इन्होंने क्या बनाया है? लोगो बनाया है। जो पहले चिड़िया हुआ करती थी पैरी, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया है, उसके स्थान पर X को क्या किया है? ट्विटर का लोगो बनाया है। तो ट्विटर का जो अधिग्रहण किया है ये किसने किया है? ये एलन मस्क ने ही किया है, $44 बिलियन में। कितने? $44 बिलियन में, $44 बिलियन में अधिग्रहण किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अंग व ऊतक प्रत्यारोपण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया?
उत्तर प्रदेश को, केरल को, तमिलनाडु को या फिर आपका गुजरात को? अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, यानी कि अंगदान जो दिया जाता है उसके ट्रांसप्लांट में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणीय राज्य जो बनकर उभरा, ये कौन सा उभरा? तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यहां पर 6 का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी यहां पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु इसमें अग्रणीय राज्यों में से एक है जिन्होंने जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनका ट्रांसप्लांट किया। ठीक है, और साथ ही साथ जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनका प्रत्यारोपण किया है। तो इस कर्म में तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ या पहले नंबर पर आता है। ठीक है ना, चलिएगा भाई। विश्व के मूल निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजियस पीपल इज ऑब्जर्व्ड? तो ये हम मनाते हैं मूल निवासियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे हम भारत के क्या हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति जिसका जन्म या जिसके माता पिता का जन्म अपने ही देश में हुआ हो, अपने ही देश में हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को हम मूल निवासी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके दादा हैं, उनके भी दादा हैं। ठीक है ना, आपकी जो पीढ़ियां हैं वो यहीं पर पली बड़ी, यहीं पर उनकी मृत्यु हुई, यहीं पर उनका जन्म हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए मूल निवासी जिनको हम कहते हैं, उनके लिए 9 अगस्त को हम ये दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान के चलें, जैसे आपने अभी सीमा हैदर का मामला सुना होगा। ठीक है ना, सीमा हैदर का आपने मामला सुना होगा। तो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आई है। ठीक है, जब ये यहाँ पर नागरिकता ग्रहण कर लेगी, क्या कर लेगी? यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेगी, तो इसके जो बच्चे हैं ये यहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ के मूल निवासी नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो माता है, ये इनकी माता पाकिस्तान से है। इनका जो मूल है वो पाकिस्तान है। तो इसलिए इनसे जो उत्पन्न बच्चे हैं, या ये जो 4 बच्चे हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ठीक है, मूल निवासी वही होंगे जिनके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, जिनका मूल यहाँ पर होगा, उन्हीं को हम मूल निवासी की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना, और इसका जो थीम था ये था आत्मनिर्णय के लिए, परिवर्तन के लिए एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। तो इस बार की जो थीम थी ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है? ठीक है ना, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, मेरा देश। ये जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये महाराष्ट्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, गुजरात के या फिर हरियाणा के? तो ये जो अभियान चलाया गया है ये चलाया गया महाराष्ट्र सरकार के, या आप कह सकते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इन्होंने इस अभियान को चलाया है। क्योंकि हम आज़ादी का 75वां वर्ष या महोत्सव मना रहे हैं, इसी के चलते लोगों में अपने देश के प्रति भावना जागृत करना, राष्ट्रवाद को जागृत करना, तो ये क्या है? ये मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया। ठीक है, तो ये किसने चलाया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको चलाया गया। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। हाल ही में भारत का 21वां आईआईएम बना है। ये कौन सा आईआईएम है जो 21वां बना है और ये कहां पर बना है? जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको आईआईएम का दर्जा दिया गया और ये 21वां आईआईएम बना। तो ये कहां पर बनाया गया? तो ये मुंबई में बनाया गया। कहां पर? मुंबई में इसको बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी याद रखना है। आईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है ना, जो प्रबंधक
की डिग्रियां प्रदान की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए ये विश्वविद्यालय बनाया गया। हाल ही में निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया है? अब सुनिएगा ये क्या मामला है। अभी आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में 7वें ब्रिक्स का आयोजन हुआ है, 7वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिक्स क्या है भाई? ब्रिक्स में आपको बता दूं, जिन बच्चों को शायद नहीं पता, वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा, ब्रिक्स एक संगठन है, ठीक है, जिसमें ब्राजील, रूस, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना या चीन और एस से साउथ अफ्रीका, ये 5 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। ये 5 देशों का संगठन है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, आपके ध्यान होगा। और इसमें 2009 में जब इसकी स्थापना की गई तो ये ब्रिक हुआ करता था, लेकिन 2010 में इसमें ब्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया? ये ब्रिक्स हो गया, ध्यान रखेंगे। ये क्या हो गया है? ब्रिक्स ये हो गया है। तो 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। इस बार का जो सम्मेलन होगा ये अफ्रीका में ही आयोजन इसका हो रहा है, लेकिन अभी ये स्टार्टअप यहाँ पर लॉन्च किया है, यानी कि ये जो संगठन है ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आई या नहीं? एक ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जिससे ये जो देश हैं, जो इस संगठन में शामिल देश हैं, ये क्या करेंगे? आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, आपस में स्टार्टअप को तैयार करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ये ही है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, जो कि हमारे वाणिज्य मंत्री ने लॉन्च इसको किया है, ठीक है ना। जो हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? ब्रिक्स स्टार्टअप जो लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हमारे जो वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया भाई, ठीक है। चलिए, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड? 10 अगस्त में, 12 अगस्त में, 13 अगस्त में या फिर 14 अगस्त में? तो हम जो ये जैव ईंधन दिवस मनाते हैं, ये किस दिन मनाते हैं भाई? ये 10 अगस्त को हम इसको मनाते हैं। कब? 10 अगस्त में ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। 10 अगस्त 1893 को जर्मन के वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ डीजल ने डीजल ईंधन का आविष्कार किया था। किसका? डीजल ईंधन का इन्होंने आविष्कार किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में ये जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव ईंधन दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? जिसको हम एडीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीजी, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल जिसको कहा जाता है। तो ये हमारा जो तटरक्षक बल है, इसके अतिरिक्त एडीजी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। हु हैज अपॉइंट एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो ये बनाए गए हैं के मिश्री हैं, एस परमेश हैं, विक्रांत चौधरी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एडीजे बनाए गए तटरक्षक बल के, ये कौन बनाए गए? ये एस परमेश हैं। कौन है? एस परमेश को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। किसको? एस परमेश को बनाया गया है। चलिए, किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली भोजन प्रयोगशाला का उद्घाटन जम्मू क्रिश्चियन कॉलेज में किया जाएगा? ये जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इन 4 ऑप्शंस में से एक वो राज्य है जहां पर इनका जो ट्रेडिशनल भोजन है, इनका जो सांस्कृतिक भोजन है, सांस्कृतिक तो नहीं, इनका जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल एक तरीका से परंपरागत जो भोजन है। कैसा? परंपरागत जो भोजन है, इसकी प्रयोगशाला बनाई जाएगी।
परंपरागत भोजन की ये प्रयोगशाला बनाई जाएगी और ये अपनी तरह की पूर्वोत्तर की पहली प्रयोगशाला होगी, जो कि नागालैंड के जम्फू एक जगह पड़ती है। जम्फू क्रिश्चियन कॉलेज में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। जम्मू क्रिश्चियन कॉलेज में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ऐसा क्या है, इनिशिएटिव है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के जो सीएम है ये है नेफ्यू रियो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरबीआई ने अपना क्षेत्रीय एक मुख्यालय यहाँ पर खोला है, ठीक है ना, जिसका जो उद्घाटन किया था ये माइकल डी पात्रा जी के द्वारा किया गया था, है ना, जो हमारे गवर्नर जनरल आरबीआई में गवर्नर हैं, ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव को सेवानिवृत्ति के बाद कितने समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया है भाई, ठीक है ना। सेवानिवृत्ति हो चुके हैं लेकिन फिर भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ये कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, या फिर 3-4 साल, ठीक है ना। तो ये इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया ये 1 साल के लिए, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो रिसेंटली इंडियन ऑयल ओशियन नहीं, ये ऑयल है भाई, ऑयल, इंडियन ऑयल, है ना। चेयरमैन श्रीकांत माधव हैज बीन अपॉइंट फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर हिज रिटायरमेंट? तो ये 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन आपको यहां पर ध्यान रखना, ए सही हो जाएगा। हाल ही में ऑस्कर विजेता अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्रिडकिन का निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे? ठीक है, तो ये अमेरिका के निवासी थे। वैसे उसमें लिखा हुआ भी है कि अमेरिकन जो निर्देशक हैं विलियम फ्रिडकिन, इनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये निधन होने के बाद आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑस्कर का अगर देखा जाए तो ये हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है, ठीक है। और इस बार 2022 में एक हमारा भारतीय दक्षिण भारत मूवी RRR का एक गाना है नाटू नाटू, उसको अवार्ड से, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप इसको याद रखेंगे। हाँ चलिएगा, तो ये था आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, सभी बच्चों को, ठीक है ना। और जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए गए बहुत बेहतर तरीके से आपको कराए गए हैं। फिर भी आपको अगर लगता है कि भाई कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चंस को देखना है, डिस्कस जो हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस की। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? मथुरा है, सहारनपुर है, ललितपुर है, या फिर बलिया है? इसमें एक क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन मैं उसको आपको क्लियर करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पश्चिमी ज़िले की, और एक है सबसे उत्तरी ज़िला। अगर मैं सबसे उत्तरी ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पर सहारनपुर आंसर आ जाएगा, और सबसे पश्चिमी ज़िले की बात करूँ तो शामली यहाँ पर आंसर आ जाएगा, शामली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शामली होता ऑप्शन में तो इसका आंसर सही हो जाता शामली, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में शामली नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बी सही करना होगा, सहारनपुर को आपको सही करना होगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे जो पश्चिमी जिला है ये शामली है, लेकिन शामली ऑप्शन में नहीं है भाई, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें सहारनपुर को टिक करना होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो इनका आपको बताना है भाई, इन दोनों का आप बताएं, कमेंट में लिखेंगे सभी बच्चे, सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? इन विच स्टेट इज द जम्मू ग्लेशियर लोकेटेड? तो जम्मू ग्लेशियर की अगर हम बात करें, जम्मू ग्लेशियर जो ये है ये सिक्किम में है भाई। कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ ग्लेशियर हैं जैसे बालटोरा ग्लेशियर, बालटोरा, ये बालटोरा ग्लेशियर आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा होगा, किसके? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सियाचिन ग्लेशियर आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्लेशियर लद्दाख में स्थित हैं। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, सिक्किम। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पहला भारत का जैविक राज्य है, जहाँ पर पूर्ण तरीका से खेती जो होती है जैविक तरीके से खेती होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, शिवाजी सागर झील किस राज्य में है? हम झीलों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिवाजी सागर जो झील है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर छत्तीसगढ़ में? ध्यान रखिएगा, जो शिवाजी सागर झील है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे। दूसरा एक आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। और ये जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। किसके? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ये झील है जिसको हम लोनार झील कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपसे कभी पूछा भी जा सकता है कि भाई निम्नलिखित में से जो लोनार झील है ये किस प्रकार से निर्मित झील है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित एक झील है। यहाँ से ज्वालामुखी का उदागर हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर क्रेटर बना और यहाँ पर बारिश के भर जाने से, बारिश के पानी के भर जाने से ये झील का निर्माण हुआ। तो इसी को हमने क्या किया? ज्वालामुखी निर्मित झील इसको नाम दिया, ठीक है ना। चलिए, बैगई नदी किस राज्य की नदी है? ये केरल की है, कर्नाटक की है, तमिलनाडु की है या फिर महाराष्ट्र की है? बैगई रिवर इज द रिवर ऑफ विच स्टेट? तो ये जो बैगई रिवर है ये तमिलनाडु में बहती है भाई। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये बहती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, पेनियार नदी है यहाँ की। कुछ दक्षिण भारत की काफ़ी प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जैसे पेरियार नदी है ना, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो हैदराबाद है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चंस बनता है काफ़ी बार। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, है ना, और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को हम कहते हैं? दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को समझना आपको है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। विवेकानंद मेमोरियल किस राज्य में है भाई? गुजरात में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? इन विच स्टेट इज द विवेकानंद मेमोरियल लोकेटेड? तो विवेकानंद मेमोरियल जो स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये स्थित है। अगर विवेकानंद जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ध्यान से सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इनका जो मेमोरियल है, इनका संग्रहालय है, जिनके जीवन पर आधारित जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी तमिलनाडु संग्रहालय में, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था भाई? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये इनके जन्म के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको याद होगा कि 1893 में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में।
तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था ये किसने किया था, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही किया गया था। तो ये इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां थे, या फिर अब्दुल कलाम आजाद थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कब बने थे, ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1887 में ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। अगर मैं आईएनसी की बात करूं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आईएनसी का आपको आईएनसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है ना। आईएनसी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आईएनसी क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। हम बात कर रहे हैं बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की, पूरा शब्द सुनना है। ये लॉर्ड क्लाइव थे, ये वॉरेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड जॉन शोर थे, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपसे बंगाल का गवर्नर पूछा जाए, दो चीजें हैं। बंगाल का केवल गवर्नर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल, तब आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं, बताएंगे। यहां तक चीजें क्लियर हैं या नहीं, चलिएगा। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड काम आएगी, हाइड्रोजन काम आएगी, ऑक्सीजन काम आएगी, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड इसमें काम आएगी। विच गैस इज यूज्ड इन ए फायर एग्जॉस्टर, जिसको हम कहते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इसमें काम आएगी। इसको बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक होती है, ठीक है। चलिएगा, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, आलू है, गन्ना है, सनई है, या चना है। यानी कि जो हरी खाद होती है जिसको हम जैविक खाद भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, जैविक खाद के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपकी जो सनई है ये होती है, क्या होती है, ये उपयुक्त फसल है हरी खाद के लिए, ठीक है ना। ये हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें टोटल अस्थियों की संख्या, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्केलेटन स्कुल थोर्स, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 28 अस्थियां होती हैं। कितनी, टोटल जो अस्थियों की संख्या है ये कितनी होती है भाई, 28 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, है ना। चलिएगा, तो ये था आज का आपका भाई करंट अफेयर्स और स्टैटिक का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि यूपी पुलिस आपका जो बैच है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो 1 अगस्त से हम इसको यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। तो इसमें क्लासेस आपकी लाइव हैं, क्लास नोट्स हैं, डाउट सेशन है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है जिसके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऑफ़र है आपका 299, ये आपको काफ़ी सीमित समय तक के लिए ऑफ़र है, आप इसका लाभ वहाँ पर ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए राजधानी बैच है जिसमें क्लासेस लाइव हैं, डाउट सेशन है, ठीक है ना। और ये ऑफ़र भी इसमें आपको मिल जाएगा 299 में, ठीक है ना। तो आप इसका लाभ वहाँ पर उठा सकते हैं। बिहार पुलिस के लिए आपका यहाँ पर महावीर बैच है,
ठीक है ना। इसमें आपको क्लासेस लाइव मिलेगी। वैसे तो ऑलरेडी एक आपका बैच कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी नहीं किया है वो बच्चे जाकर इसको इनरोल करेंगे और अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। 250 में आपको ये ऑफ़र के बाद मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके लिए ऑफ़र हमने सभी बैचेस पर रखे हैं। क्लासेस की अगर टाइमिंग की मैं बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो क्लासेस है ये रात 8 बजे अजय सर के द्वारा लाइव आपकी चलती है। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस हैं, तो सभी बच्चे इससे जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर कराई जाती हैं। कुछ लिंक आपको दिए गए हैं, इनके द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर ये लिंक है SSC मेकर एप्लीकेशन का। आप यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो आपको यहाँ पर क्लास का PDF मिलेगा, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, कोर्स के बारे में सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक से। ये आपका ट्विटर चैनल है भाई, आप हमें ट्विटर पे फॉलो करेंगे इस लिंक के माध्यम से। ये आपका यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है जिससे क्लास आप तक ज़रूर ये पहुँचे। तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट जल्द ही हम लाइव क्लास में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए आप जो है अपनी स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।